बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम करेंगे ये फर्दर मैथमेटिक्स है। ये प्रोबेबिलिटी एंड फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ये पेपर है। मई जून 2024 पेपर है 4-2। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम अवेलेबल है 1 hour and 30 minutes। जो इसके टोटल टोटल मार्क्स हैं जो इसके अंदर वो है 50। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मोस्टली इन पेपर्स के अंदर 6 होते हैं, लेकिन इस पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो 7 है। नंबर ऑफ इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है 7। जो इसको सॉल्व कर इसके अंदर जो टॉपिक हैं इसके वो है नंबर 1 जैसे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। नंबर 2 टेस्ट है इसके अंदर, जैसे कि जेड टेस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। 4 टेस्ट हैं इसके अंदर, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। और इसके अंदर जो थर्ड पे आ जाते हैं जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो 2 चीज़ों के लिए यूज होता है। नंबर 1 गुडनेस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा कॉन्टिन्यूस के साथ भी इसका आ जाता है कि हमने ये चेक करना होता है कि ये डाटा के लिए ये सुटेबल है या नहीं है, गुड है या नहीं है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इसको कहते हैं। तो एक तो इसके अंदर ये होता है। दूसरा ये होता है इसके अंदर उसकी इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए ट्रू क्वांटिटीज की, कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये चेक करने के लिए इंडिपेंडेंस और कोई इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं। और इसके बाद इसके अंदर जो फोर्थ पे इसका जो टॉपिक है वो भी टेस्ट है, वो है विल्कॉक्सन टेस्ट। ये 2020 में भी इन्होंने डाले, पहले नहीं होता था। पहले इसके अंदर था लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, वो अभी इन्होंने निकाल दिया है। तो अब आ गया विल्कॉक्सन टेस्ट। ये भी 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 जैसे कि इसके नंबर 1 होता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। साइन रैंक टेस्ट। और दूसरा इसके अंदर होता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। रैंक देने और रैंक उनके देने के बाद क्वांटिटीज को उनका सम करना, रैंक सम टेस्ट। और थर्ड एक और भी होता है इसके अंदर मैच पेयर। मैच पेयर साइंड रैंक टेस्ट। ये जो जो जिस पेपर में आता जाएगा वो उसको हम सॉल्व करते जाएंगे उसके मुताबिक। तो और इसका जो इसका 5th टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ये इसके जो है ना ये इस तरह से 5 टॉपिक हैं। तो ये 1 by 1 जो है ना वो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर आगे द टाइम टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ लार्ज साइकिलिंग क्लब टू कंप्लीट क्रॉस कंट्री सर्किट हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस minutes and time taken x minutes are recorded for random sample of 14। यानी कि ये 14 का मतलब है कि 14 मेंबर्स का ऑफ द क्लब दिया गया है। ये स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन है। इसको देख के पता चला ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है, बिकॉज के जब सैंपल स्मॉल होगा, स्मॉल का मतलब है जब लेस देन 25 होगा तो उसको हम स्मॉल, जब 25 से लार्ज होगा तो उसे हम लार्ज, 25 से बड़ा होगा तो हम उसे लार्ज सैंपल कहते हैं, फिर वो जेड टेस्ट यूज होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने ये हमें दिया हुआ है, जो उसका ये मीन दिया हुआ है 42.8 और ये एक उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है सिग्मा एक्स माइनस एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू 941.5। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना वो आप 95% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो फार्मूले है ना, ये देखिए यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये क्या है, दी पॉपुलेशन मीन।
कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि ये देखना होगा ये हम इतने परसेंट कॉन्फिडेंस है, जैसे अक्सर बहुत ज़्यादा कॉमन है 95%, 90%, कि ये मीन जो है ना वो इसके दरमियान दरमियान इसके दरमियान है, ये उसकी वैल्यूज हैं, तो ये हमने इसका मीन फाइंड करना। देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे कि एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पैरामीटर्स होते हैं मीन एंड वेरिएंस। अगर आपको इसमें से इसका सैंपल ले लेते हैं किसी भी साइज का, जैसे कि स्मॉल है या लार्ज है जो भी है, तो हम ये फिर करते हैं कि ये इसको मीन और ये जो इसका जो ये वेरिएंस है इसको उसके साइज पे डिवाइड कर देते हैं। ये होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। ये हमेशा करना है कि इसको जो भी साइज होगा सैंपल का उसके ऊपर इसको डिवाइड, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसके मुताबिक हमने इसको ये जहां पे करना है। तो अगर हमारे पास इफ ये इसके बाद आप ये देखेंगे मैंने तो उसको ये लिखा ना, इफ ये जो है हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर द पॉपुलेशन ऑफ यानी कि उसका वेरिएंस ऑफ जो पॉपुलेशन है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन। अगर ये ना पता हो, ना गिवन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड इसको कहते हैं सिग्मा ये कैप इसका स्क्वायर, जो कि इसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट। अनबाइस्ड एस्टिमेट या अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस, ये सैंपल से हम जो है ना वो पॉपुलेशन का अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस, ये सैंपल का जो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है ना उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन का वेरिएंस ये होगा, इसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट। अब देखें इसका जो फार्मूला है ना वो ये है, इसका स्क्वायर इक्वल टू n ओवर n माइनस 1 एस स्क्वायर। ये एस क्या चीज है, ये सैंपल का वेरिएंस है, वेयर एस स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये इसको फाइंड करने में जो ना हमारे पास टू फार्मूला है। जैसे देखें कि अगर इस तरह से है, इसका एक फार्मूला ये है सिग्मा, ये एस का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर ओवर एन। एक और इसका फार्मूला है एस स्क्वायर इक्वल टू, इसी का वो फार्मूला तो डिफरेंट तो नहीं है, इसी का अगर स्क्वायर खोल देना तो ये चीज बन जाती है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक। जैसे इधर ये वाला फार्मूला लगेगा, जब मैंने क्वेश्चन देख रहा हूँ जो अभी पीछे, क्योंकि उसके अंदर ना ये उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसके जो है ना वो फार्मूला है। अच्छा अब आप देखें कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना हो फॉर लार्ज सैंपल के लिए, फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल, अच्छा जी, अगर ये है कि इफ सैंपल इज लार्ज, इफ सैंपल इज लार्ज, इसका क्या मतलब है लार्ज का, कि व्हेन एन इज ग्रेटर देन 25, जैसे कि 60, 80, 100, ये जो अगर ये लार्ज होगा तो फिर जेड टेस्ट लगेगा। उस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये हो जाएगा एक्स बार वन सिंगल सैंपल के लिए। वो जो डिफरेंस वाला था वो डिफरेंट था, वो पिछले पेपर के अंदर देखा, ये वन सैंपल का जब होगा ना तो फिर इसका ये होगा, इफ ये लार्ज होगा तो यहाँ पे लगेगा जेड, और यहाँ पे इसका हो गया ये वेरिएंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, और इसी तरह से ये एक्स बार प्लस जेड ये ओवर अंडर रूट 10, ये तो फार्मूला इसका आ गया। अब ये z जो है ना ये हमें आप टेबल से देखे जो है ना वो लगाना पड़ेगा। इधर क्या है, अगर मैं सपोज आपसे कहता है 95, ये बड़ा क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये आता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95 कॉन्फिडेंस 95%। इसका मतलब ये है कि जैसे देखें कि अगर ये मैं इसका ये बनाऊं, ये बेल शेप्ड कर्व होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे ये है, तो ये देखें कि 95% हम जो है ना वो कॉन्फिडेंस है, ये वाला जो है ना ये वाला एरिया ये है 95%, कि 95% जो है ना वो हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसका मीन इसके दरमियान में, बाकी बचता है 5%। इसका मतलब 2.5% इधर हो गया और 2.5% इधर हो गया। 2.5 का मतलब है 2.5% का 0.025, उसको 1 में से माइनस करें तो ये आ जाता है 0.975। अब आपने जाके ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब सैंपल लार्ज होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड टेबल में से जाके आप देखेंगे कि इसका क्या है, जैसे कि वो फार्मूला शीट में आपको गिवन होगा। जैसे देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये फार्मूला शीट जो है ना ये आपको गिवन होगी पेपर के अंदर, ये फार्मूला शीट,
ये देखेंगे ये ऊपर तो फार्मूला देखेंगे, ये पहला जो है ना ये जेड टेस्ट का आ गया है, ये वाला जेड टेस्ट का है। तो आपने जाके देखना है, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें उसने दी है 0.975। ये देखिए ये 0.975 के नीचे है 1.96। तो अब हम ये करेंगे कि उस z की जगह पे 1.96 लगा दें। यहाँ पे उस z की जगह पे जो है ना वो, ये अगर उसने 95% का है ना में, तो 1.96 इस z की जगह पे लग जाएगा 1.96 ये ओवर √10। इसी तरह से यहाँ पे x बार प्लस 1.96 ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन वैन और यार। इसी तरह से अगर सपोज आपसे कहते हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि इससे वो इंटरवल आएगा कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि इसके दरमियान इसका मीन होगा, ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा जी, 90% का मतलब ये है कि जैसे ये देखेंगे, जैसे हमने बनाया था कि ये आप इसकी शेप बनाते हैं, बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब हम 90% कॉन्फिडेंस है ये वाला जो एरिया है ना ये 90% है, ये जैसे कि हो गया 90%, बाकी रह गया 10%। इसका मतलब है 5% इधर और 5% इधर। अब 5% का मतलब है 0.05, 1 में से माइनस करें तो 0.95 आ गया। अब अगर आप टेबल में से जाके देखेंगे तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस अब z की वैल्यू। अब आप जैसे देखेंगे टेबल में से जाके देखें तो टेबल में जाके हम देखते हैं इसका जो ये जो टेबल है, ये जैसे देखें कि ये आ गया, ये तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ना, ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ये देखें ये लिखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे देखें कि 0.95 ये 0.95 आ गया, इसके नीचे 1.645। तो अब आपने वहां पे z की जगह पे 1.645 लगा दें, 1.645। तो वो आप यहां पे लगा देंगे 1.645 ओवर √10 और x बार प्लस 1.645 ओवर √10। अब ये तो इसके फॉर्मूले इस तरह से जो भी उन्होंने दिया होगा उसके मुताबिक आप टेबल से देखें यहाँ पे z की वैल्यू। बाकी मीन तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है, जो डेटा की हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन भी वैसे लगाना है, एन जो वैल्यूज दी होंगी ये होगा। अच्छा अब आप देखें ये था सैंपल लार्ज ग्रेटर देन। अगर सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए देखेंगे अगर सैंपल स्मॉल होगा तो फिर कैसे फाइंड करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल? अगर जो है ना वो सैंपल स्मॉल है, इफ सैंपल इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब है कि n लेस देन 25, तो तब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये हो जाएगा x माइनस, अब टी वाले टेबल में जाओगे ओवर √10 और ये हो जाएगा x बार प्लस टी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये n। अब ये t कैसे देखना है, t के टेबल में जाके देखना है। जैसे कि सपोज अब ये डिपेंड करेगा n के ऊपर, t का जरा डिफरेंट हिसाब है, इसको टेबल को देखना। सपोज अगर n और वो कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाहते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब वो इस तरह से होगा कि अब वो डिपेंड करता है कि वैल्यूज कितनी है। 95 का मतलब तो वही है ना यहाँ पे भी कि देखें ये हो गया ऐसे, ये 95% और बाकी रह गया 5%, इसका मतलब 2.5% इधर और 2.5% इधर। तो फार्मूला जैसे इस टी की जगह भी अब जाके लगेगा ना। अब देखें डिपेंड करता है एन के ऊपर। जैसे ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर एन 10 और 14 दिया हुआ है, तो अब आपने जाके उसकी एन की वैल्यूज में टेबल में से जाके इस तरह पढ़ना है इसको। जैसे ये देखें कि ये तो था, हाँ ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया। अब आप देखें कि अगर हमें 13 अगर 14 वैल्यूज दी हैं तो उससे एक कम n-1 13 पे जाके ये 0.97, ये 0. ये देखें ये 0.975, तो 13 पे जाके देखेंगे ये 2.16 आ रही वैल्यू, तो वो हम टी की जगह पे ये लगाएंगे। अगर जो 10 दी होंगी तो हम 9 में जाके जैसे 2.6262 लगाएंगे। अगर n जो है वैल्यू जैसे उसने सपोज 12 दी है तो हम 11 में जाके उसको एक नंबर कम है, ये 2.2। अब उसने वो ये जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर 14 दिया, तो हम उससे कम 13 में जाके इसके 2.16, तो इसका फार्मूला जो है ना ये अब इस टेबल टी का ये बन जाएगा
तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट, इसका बन जाएगा फार्मूला 2.16 ओवर अंडर रूट 10। अब इसका 95% चेंज होता रहेगा ना, ये अगर टी पे वो एन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे एन 14 था, एक नंबर कम 13 पे जाके देखा, अगर सपोज ये पे होता फिर 17 होता तो 16 पे देखते, 12 होता तो 11 में देखते, 10 होता तो 9 में देखते, जो वैल्यू होती टी की वो यहाँ लगा देते। और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2.16 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10। ये फार्मूला, ये फार्मूले हैं। अब ये देखेंगे, अब हम इसका जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये देखें यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन 95%। अब एन जो है ना, जैसे देखेंगे ये 14, अब ये स्मॉल सैंपल का सर तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का इसका फार्मूला ये बन जाएगा, वो भी हमने देखा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि सैंपल जो है वो स्मॉल है, लेस देन 25 है, ये 14 दिया हुआ, इसलिए इसका ये वाला फार्मूला बनेगा x माइनस ये 14 है, 13 में जाके ये 95 अभी हमने देखा वहां पे, ये बनता है 2.16 ये ओवर अंडर रूट 10 सिग्मा। तो ये आ जाएगा ये प्लस मीन प्लस 2.16 स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट 10, ये वाला फार्मूला। बाकी सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। आप देखेंगे इस फार्मूला तो नहीं दिया मैं, इसका अनबाइस्ड, जिसको कहते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेट, अनबाइस्ड एस्टिमेटेड वेरिएंस, अनबाइस्ड एस्टिमेट भी कहते हैं, ये निकालूंगा। इसका फार्मूला होता है n ओवर n-1 इंटू एस स्क्वेयर। अब एस का कौन सा अभी ऊपर बताया कि जैसे 2 फार्मूला, इसमें से अपने ये उसने इंफॉर्मेशन दी, इसलिए मैंने इसका एस का वो वाला फार्मूला लगाऊंगा, एस स्क्वेयर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन। तो ये जो उसने, अब ये देखें ये वाली वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे लगा देता, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर इक्वल टू एन ओवर n-1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर ओवर एन आ गया। ये वाला एन इससे एन वाला एन से काट देता हूँ, तो सिग्मा स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा। ये तो उसने इसकी वैल्यू जो है ना ऊपर दी हुई है यहाँ पे, और कितनी दी हुई है उसने यहाँ, ये 941.5 डिवाइडेड बाय, इसको हम अब वो कर देंगे 13 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाता है 72.425, 72.425, और इट इंप्लाइज दैट ये सिग्मा इसका अंडर रूट कर दें तो ये मैंने इसको किया है 8.51 आ रहा है। तो बस ये सारी वैल्यूज अब आप उस फार्मूले में, ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगा देते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या है, वो ये है, जैसे कि सारी ये वैल्यूज आप इसमें लगा दें, एक्स बार माइनस 2.16 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, ये कॉमा डाल के मीन प्लस 2.16 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, तो ये लगा दें। ये मीन उसने हमें खुद ही बताया ऊपर यहाँ पे पूरा कैलकुलेट 42.8, तो यहाँ पे लगा देंगे 42.8 माइनस 2.16। अब ये जो सिग्मा ये जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाले 8.51, यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय 8.51 ओवर अंडर रूट 14 आ गया। इस तरह से ये भी मीन आ जाएगा 42.8 प्लस 2.16 मल्टीप्लाइड बाय 8.51 ओवर अंडर रूट 14। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.9, और इसको भी मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया है 47.7। यानी कि इसका मतलब है ये जो पॉपुलेशन मीन हम 95% कॉन्फिडेंट है कि ये इसके दरमियान होगा, 47.7 एंड 37.9, ये इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है। अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया हुआ है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन ए फिजिक्स कोर्स, दे आर असिस्टेड बाय they are assessed by a practical examination and a written examination. The marks out of 100 obtained
बाय ए रैंडम सैंपल ऑफ 15 स्टूडेंट इन ईच ऑफ द एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। जैसे देखें स्टूडेंट्स तो सेम ही है, जैसे ए बी सी डी उसने दिया स्टूडेंट्स हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स ये हैं, दे आर असेस्ड लिखा हुआ बाय दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जैसे ए स्टूडेंट है अलिया या जो भी है कीम अली कीम, तो इसके अंदर से जो है प्रैक्टिकल उसका जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर ए में ए के जो है ना वो 66 जो मार्क्स हैं और रिटन एग्जामिनेशन में 63 है। इस तरह बी जो है कोई उसके जो 63 है 57 है, प्रैक्टिकल में 63 है, रिटन में ये है। वो कहता है कि यूज ए साइन टेस्ट। अब जो साइन टेस्ट है ये क्या होता है, ये आसान सा एक सिंपल सा टेस्ट है। साइन में से हमने इसका डिफरेंस लेके तो फिर इसको जो है ना वो हमने कैलकुलेट करना है इनका, तो वो अब जो है ना वो हम करते हैं। तो 10% सिग्निफिकेंस टेस्ट वेदर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्क्स आर हायर देन द रिटन एग्जामिनेशन। ये तो आपने इसके अंदर जो है सबसे पहले तो इसका वो देना होता है हाइपोथेसिस। तो स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस यानी कि एच नोट ये है कि उनका जो है ना वो प्रैक्टिकल मार्क्स एंड रिटन मार्क्स जो है वो इक्वल है। प्रैक्टिकल मार्क्स एंड रिटन मार्क्स आर इक्वल। रिटन मार्क्स आर इक्वल और H1 इसका ऑल्टरनेट ये है कि जो है वो प्रैक्टिकल मार्क्स वो हायर देन दी रिटन मार्क्स। ये उसने ये पूछा हुआ है प्रैक्टिकल मार्क्स हायर देन रिटन मार्क्स। या अच्छा जी, अब आप देखें कि ये साइन टेस्ट ये है कि आपने इनका ना जो डिफरेंस ले लेना। जैसे कि प्रैक्टिकल है उसके अंदर उसके ए जो है उसके 66 मार्क्स हैं, इसमें 63 हैं। आपने इन सारों के ना यहाँ पे डिफरेंसेस निकाल लिए। डिफरेंसेस निकाले ना यहाँ पे, तो डिफरेंसेस जो है वो ये हैं इसके, जैसे 66 माइनस 63 करें तो ये आ गया 3। फिर 63 माइनस 57 करें तो ये आ जाएगा -15। फिर ये 24 माइनस 39, ये 24 माइनस 39, ये पहले आ गया ना 63 माइनस 57। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसका। ये इसको कैलकुलेटर से करते जाए। ये 63 माइनस 57, ये आ गया 6। ये आ जाएगा 24 माइनस 39, ये आ जाएगा -15। उसके बाद है 52 माइनस 50, ये आ गया 2। फिर आ जाएगा 59 माइनस 47, 59 माइनस 47 ये आ गया 12। अच्छा उसके बाद 76 माइनस 71 ये आ जाएगा 5। फिर आ जाएगा 88 माइनस 87, ये आ जाएगा 1। फिर 51 माइनस 65 ये आ गया -14। फिर उसके बाद है 40। न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है मेरे को इतना इसके साथ लेना देना, हमने सिर्फ साइन चेक करने हैं कि किसके पॉजिटिव में कितने नेगेटिव, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा हुआ है साइन टेस्ट, इसलिए ना इससे कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास बहरहाल फिर भी वो ठीक 7 ये हमने इसमें कर लिया। ये 70 ये भी कर लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 51 माइनस 65 होगा। उसके बाद है 48 माइनस 48 माइनस 56, ये आ गया -8। अच्छा जी, तो ये 40। उसके बाद है 36 माइनस 39, तो ये आ गया -3। उसके बाद है 91 माइनस 78, ये आ जाएगा 13। उसके बाद 72 माइनस 70, ये आ गया 2। उसके बाद है 68 माइनस 61, ये आ जाएगा 7। उसके बाद है 67 माइनस 62, ये आ जाएगा 5। 60 माइनस ये आ जाएगा -10। तो ये 15 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 5 15 हो गए। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर ऐसा है, ये जो साइन टेस्ट है ना ये सिर्फ साइन को देखता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप देखिए इसके अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज कितनी है।
1 2 3 4 एंड 5 और बाकी 10 जो है वो पॉजिटिव है। तो ज्यादा पॉजिटिव है, जो कम वाली है वो नेगेटिव है। तो हम जो है 5, अब हमने जो है ना वो हम इसको जो है ना वो करते हैं बाइनोमियल, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टोटल वैल्यूज इसके अंदर है 15, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की जो है टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी पी की आपने हमेशा जो है ना वो 0.5 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अंडर नल हाइपोथेसिस द नंबर ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस शुड बी इक्वल। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ना ये इसको हमेशा 0.5 ही रखें। अच्छा, अब आप देखेंगे दो तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके अंदर जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना वो 5 है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 5, और आप ये भी कर सकते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज जो है वो 10 है, वो आप ये भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 10। अब इसको 10 वाले को करने के दोनों तरह से किया जा सकता है, दोनों से सेम ही आंसर है। 10 का मतलब होगा 10 11 12 13 14 एंड 15, 6 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। और ये जो है 5 लेस और इक्वल टू 5, यहाँ से भी 0 1 2 3 4 5 इधर से भी 6 फाइंड करनी पड़ेंगी। असल में ना ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल नहीं दिया हुआ ना, ये कॉमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, वहां से देख के करनी होती है, लेकिन इधर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें अब इसी फार्मूले से ही करना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया नहीं हुआ टेबल। तो देखें कि मैं इसको ये करता हूँ कि एक्स लेस और इक्वल टू 5 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस ये देखें ना ये टाइम वाला है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब आप देखें कि इसको कैसे करना है। ये देखें, ये है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है 10c, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है ना फार्मूला, अपने फार्मूला उसमें पढ़ के आए होंगे। ये फार्मूला इधर चलें, इधर भी बात देते हैं डायरेक्ट। या देखा हमारे पास हो जाएगा 15c0 क्यूब, वो भी 0.5, उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस वो आ गया 15, और p 0.5 उसकी पावर ये जो नीचे आ जाता है वो हो गया 0। उसके बाद है यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 15c1 क्यूब, 0.5 रेज़ टू इन दोनों का डिफरेंस वो आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस ये 2 है 15c2 0.5 इन दोनों की पावर ये आ गई डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस फिर 13 आ गया, और 0.5 की पावर ये जो नीचे है ये 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 है, हो जाएगा 15c3 0.5 रेज़ टू इन दोनों का डिफरेंस आ गया 12, और 0.5 की पावर ये आ गई 3। उसके बाद ये 4 एंड 5 रह गया, प्लस 15c4 तो आ जाएगा 0.5 रेज़ टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस वो आ गया 11 इंटू 0.5 इसकी पावर आ गई यहाँ पे 4, प्लस अब लास्ट वाला रह गया इसके अंदर 10c5 0.5 रेज़ टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 10 एंड 0.5 की पावर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, जैसे 15c0 मुझे पता है ये 1 होता है, इसकी पावर भी 0 ही आ जाएगा हमारे पास। इधर मैं कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 रेज़ टू द पावर 15 प्लस 15c1 मुझे पता है ये 15 होता है, ये भी 0.5 ये भी 0.5 हो जाएगा 0.5 रेज़ टू द पावर 15 प्लस 15c2। अब अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं 15c2 वो आ जाता है 105, यह आ जाएगा 105 इंटू 0.5 रेज़ टू द पावर 15, क्योंकि ये आ जाएगा ना 13 और ये 0 इसकी 2। उसके बाद आ जाएगा 15c3 कैलकुलेट करते हैं तो 15c3 ये आ गया 455 इंटू 0.5 रेज़ टू द पावर भी 15 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 15c4 ये आ रहा है 1365 1365 और 0.5 रेज़ टू द पावर 15 और 10c5 ये आ जाएगा नहीं सॉरी यहाँ पे 15 टोटल 15 है ना, तो 15c5 ये 3 हाँ ये आ गया 3003 इंटू 0.5 रेज़ टू द पावर ये 10 और ये वाला मिलकर ये हो गया 15। अब देखें सब के अंदर से मैं 0. ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 15 प्लस 105
प्लस 455 प्लस 1365 प्लस 3003 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज़ टू द पावर 15। ये आपने इसमें सारों में से कॉमन ले लिए। अब इन सारों को कैलकुलेटर से आप प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 4944 और मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज़ टू द पावर 15 आ गया। सो ये हमारे पास आ गया है टोटल। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 0.151। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 5 आ गई जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। अब देखें वो इस साइन टेस्ट, ये काफी सिंपल है, ये देर इसलिए लग रही है, टेबल से देखना होता है, टेबल अब दिया नहीं हुआ तो वो कह रहा है ये 10% सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर जो है ना वो जाके इसको चेक कर। अच्छा, जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना, तो जब आप यहाँ पे वो कंक्लूजन ये हो जाएगा कि इसकी जो है ना वो आप हाँ टेबल की वजह उसने दिया हुआ है कि ये तो वैसे है ना ये 10%, उसने दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब है 0.1। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया वो 0.151, वो इससे बड़ी आ गई। 0.151 इज ग्रेटर देन 0.1। तो इस तरह से ही होता है नॉन पैरामीट्रिक सेट टेस्ट के अंदर। ये होता है कि जब हम जो फाइंड करते हैं ना वो उससे बड़ा आ जाए, ये जो उन्होंने गिवन जैसे दिया इससे बड़ी आ गई ना जो वैल्यू हमने फाइंड की है, तो जो है ना एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट एच नॉट। एक्सेप्ट एच नॉट हो गया। जो एच नॉट ये था कि जिनके वो ये था ना प्रैक्टिकल मार्क्स एंड रिटर्न मार्क्स आर इक्वल, ये जो है ना वो आ गया। तो एच नॉट ये है कि प्रैक्टिकल मार्क्स एंड, या कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट दैट द प्रैक्टिकल मार्क्स आर ग्रेटर देन द रिटर्न मार्क्स, जैसे दूसरा है। या आप ये कह सकते हैं कि यानी कि रिजल्ट ये आ गया ना, ये एक्सेप्ट एच नोट का मतलब है कि प्रैक्टिकल मार्क्स आर इक्वल टू रिटर्न मार्क्स। ये हो गया इसको, वो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। या इनसफिशिएंट इवेंट इधर जगह नहीं लिखने की, वरना ये इनसफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट दैट द प्रैक्टिकल मार्क्स हायर देन द रिटन मार्क्स। ये वो इतना वो इनसफिशिएंट एविडेंस है कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो हायर देन रिटन मार्क्स से ज्यादा होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इस टेस्ट के मुताबिक जो है ना वही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड टेस्ट थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये आ गया है ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो ये कितनी वैल्यू है इसके अंदर 12। हाँ, ये साइन रैंक टेस्ट। तो विल्कॉक्सन टेस्ट जो है ना ये मीडियन को जो है ना वो करता है। तो ये देखेंगे इसको करने के लिए, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट को करने के लिए इसके अंदर है साइन रैंक टेस्ट। तो ये अब हम करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, उसने लिखा है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल डिस्क। द मैनेजर क्लेम्स दैट द डायमीटर ऑफ द डिस्क हैव a median of 22 millimeter. The diameter in millimeter में दिया हुआ है of a random sample of 12 discs produced by this factory are as follow। yes, ये उसने दिया हुआ है, ये हो गया। The carry out Wilcoxon signed rank test has 10% significant level to test whether there is any evidence against the manager's claim। यानी कि वो तो कह रहा था ना 22, तो डायमीटर जो है ना उसका मीडियन जो है वो 22 है, लेकिन वो कोई हमने वो कहता है कि अगेंस्ट मतलब ये कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये 2 टेस्ट है। अच्छा देख, सबसे पहले कोई भी टेस्ट हो तो उसके अंदर हमने हाइपोथेसिस जो है ना वो बतानी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। एच नोट ये है, वो हम इसके अंदर एच नोट ये है कि हम कहेंगे मीडियन ऑफ डायमीटर। वो उसने यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 22.0। तो ऑल्टरनेट इसके ये अगेंस्ट के मीडियन ऑफ डायमीटर इज नॉट 22, बिकॉज उसने ये नहीं बताया इसके ग्रेटर देन, बस उसने क्या है कि वेदर देयर इज एनी एविडेंस अगेंस्ट द मैनेजर्स क्लेम। यानी कि वो तो 22 कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमने चेक करना है, यानी कि ये कम हो सकता है या ज्यादा, इसलिए वो ये पता नहीं है, इसलिए 2 टेस्ट है। मीडियन ऑफ डायमीटर इज नॉट 22, बस वो उसने कहा मीडियन ऑफ डायमीटर इज 22, ये तो हमेशा इसका
नल हाइपोथेसिस यही होगा। तो अभी हमने ये करने चेक करने के लिए हम ये करेंगे, इनसे जो है ना वो इसके वो डिविएशंस कैलकुलेट कर देते, टोटल वैल्यूज कितनी है 12। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये 12 वैल्यूज का एक पेज में टेबल बनाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तो नहीं करना, लेकिन इसमें यहाँ पे आ जाते हैं डिविएशंस। इधर आ जाएगा इसका रैंक। यहाँ पे हम रैंक देखें, डिविएशन का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे है 22 से ये वैल्यू दी है, तो इनमें से सब वैल्यूज में से ना 1 बाय 1 ये मीडियन को माइनस कर, या मीडियन में से इनको माइनस कर दें, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर वो इन वैल्यूज में से करते हैं। 22.4 माइनस 20 ये 2 कर देंगे तो ये जगह पहली जो होगी 0.4 आ गई इसमें से। फिर 20.9 में से जब -22 करेंगे तो जाएगा -1.1 आ गया। फिर 28.8 में से जब 22 करेंगे तो ये 0.8 आ गई। फिर 21.5 में से जब 20 ये करेंगे तो ये -0.5 आ गए। तो ये हमने इसमें, अब ये 23 पॉइंट में से जब 20 तो 1.2 आ जाएगा। ये भी हो गया। उसको 23.9 में से करेंगे ये 22 तो जो आ जाएगा 22.9 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। चलिए, फिर 23.9 में से जब 22 करेंगे तो ये फिर आ गया, उसके बाद 1.9 यहाँ से हो गया। फिर 21.7 में से जब 22 ये माइनस करेंगे तो ये होगा -0.3। 19.8 में से जब -22 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2.2। ये माइनस करना है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो हम करेंगे ये 22.6 में से जब 22 माइनस करेंगे तो ये 0.6 आ जाएंगे। इससे पहले भी करेंगे 23 में से जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6। 22 को जब माइनस किया ना इसमें से 22 पॉइंट से तो ये आ गया 1 पॉइंट, इसमें से 23.6 में से जब 22 को माइनस, हाँ 1.6 आ गया। उसके बाद 22.6 में से 22 को माइनस किया तो 0.6 आ गया। उसके बाद जो है वो 23 में से जब 22 को माइनस किया तो ये 1.0 आ गया। इस तरह से। अच्छा जी, अब आपने देने इनको रैंक्स। ये वैल्यूज पूरी आ गई ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी। अच्छा देखें कि आपने ना अभी फिलहाल इनको ना अपने ज़हन में से ना ये नेगेटिव वाले साइन जो है ना इसको इग्नोर कर दें और सारी वैल्यूज को समझें कि ये आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है ये 4, ये 11, ये 8, ये 5, ये 12, ये 9, ये 19, ये 3, ये 22, ये 16, ये 6 और ये 10 है। तो सबसे कम वैल्यू जो है ना मुझे ये 3 लग रही है, इसको रैंक कर दें। इसको हो गया ये 1। 3 के बाद जो उससे कम वैल्यू है वो 4 है, ये हो गया 2। 4 के बाद जो सबसे उसके का वैल्यू कम नजर आ रही है वो है ये 0.6, ये 0.5, 1 2 ये 3 होगी। 0.5 के बाद 0.6, 0.6 के बाद 6, 6 के बाद आ जाएगा 7 8, 7 तो इसके अंदर एडिंग है इसलिए 8 है तो वो आ जाएगा 5। 8 के बाद ये 9 आ गया, ये हो जाएगा 6। 9 के बाद ये 10 आ गया, ये हो जाएगा 7। मैं सारों को अपने दिन में ये सोच रहा हूँ कि ना मल्टीप्लाई किया हुआ 10 के साथ। तो ये जैसे ये 10 है, ये 6 है, ये 10 के बाद आ गया 11, ये जो 11 आ गई ये हो जाएगी 8। अच्छा 11 के बाद ये 12 आ गया, ये हो जाएगी 9।
12 के बाद आ जाएगा 16, क्योंकि उसके अंदर में आ रहा नहीं ना 16, तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया 9 हो गया ना, 10 हो गया। 16 के बाद आ जाएगा ये 19 है, और और ये 22 है, तो 19 छोटा है ना, तो इसलिए 10 के बाद 19 जो है ना ये हो जाएगा 11, और ये जो है 22 ये हो जाएगा 12, ये 12 पूरे हो गए। अब जिनके साथ नेगेटिव साइन था उनके नेगेटिव साइन लगा दें, जैसे ये माइनस था इसके साथ माइनस लगा दें, ये माइनस था इसके साथ माइनस लगा दें, ये माइनस था इसके साथ माइनस, ये माइनस था इसके साथ। अब प्लस वाले को अलग प्लस कर लें और नेगेटिव वाले को अलग। तो उन्होंने जैसे कहा हो कि पी जो है ना ये है पॉजिटिव वैल्यूज, पी पॉजिटिव वैल्यूज है। पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर क्या है, 2 है, 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल बन रहा है 54। और क्यू होगी नेगेटिव वाली वैल्यूज, नेगेटिव वाली वैल्यूज क्या है, 8 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस जैसे ये आ गया इसके अंदर 12, जैसे 12 प्लस 8 20, और ये 4 उसके अंदर डाल दें तो ये हो गया 24। इन दोनों में से जो स्मॉलर है उसको हम टी कहें, जैसे इन दोनों में से स्मॉलर 24 है तो टी जो है ना वो हमारे पास हो गया है 24। ये हमने वैल्यू जो है ना यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, टेबल में से जाके वो इसका देखेंगे टेबुलर वैल्यू कंक्लूजन। अच्छा जी, टेबुलर वैल्यू जाके आपने देखनी है इसके अंदर से। इसकी टेबुलर वैल्यू ऐसे देखते हैं, टेबल में जाएं तो ये टोटल है वैल्यूज है 12, और कितने परसेंट पे देखना है, 10% पे, और ये 2 टेल टेस्ट है। तो विल्कॉक्सन वाले टेस्ट में जाएंगे उसके टेबल में ये आ गया, जैसे ये विल्कॉक्सन, ये आ गया है का स्क्वायर टेस्ट का, ये विल्कॉक्सन, ये आ गया है विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट। और क्वेश्चन के हैं तो विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट। अच्छा, तो इसके अंदर जाके हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 12, और 2 टेल टेस्ट है 10% लेवल पे, 2 टेल टेस्ट ये 10%, ये देखें 10%, 2 टेल ये आ रहा है 10%, जैसे कि 1 ये स्क्वायर डेसिमल 1/10 आ जाएगा ना 10%। तो 12 पे जाके देखेंगे इसकी वैल्यू ये आ रही है 17, 10% का 12 के ऊपर जाके देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है 17। तो अब आप वापस अपने पेपर पे जाएं, ये आ, तो टेबुलर वैल्यू जो आ गई ना वहां से हम जाके देखिए 17 है। तो उसी तरह से जैसे देखेंगे यहाँ पे जो टेबुलर वैल्यू है वो है 17, जो हमने वैल्यू फाइंड किया है वो है 24, वो इससे बड़ी आ गई है। जब वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ये होता है कि नॉन पैरामीट्रिक का मतलब होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिनके अंदर ना हो, तो ये हमने जो फाइंड किया है ना 24 वो ग्रेटर देन आ गया है 17, सो हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेड एच नोट। एच नोट एक्सेप्ट हो गया। सो इनसफिशिएंट एविडेंस, एच नोट का मतलब है कि वो उसका मीडियन 22 ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा, जो मैनेजर का क्लेम था ना इनसफिशिएंट एविडेंस, insufficient evidence against the against the manager's claim। मैनेजर्स क्लेम यानी कि वो तो ये क्लेम कर रहा था ना कि डिफरेंट है इससे, तो वो नहीं डिफरेंट है, ये जो एच नोट वो हमने एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे कहते हैं स्टेट, अब इसका जो बी पार्ट है स्टेट दैट दी, अच्छा देखें कि इसके अंदर जो स्टेट एंड assumption दैट इज नेसेसरी फॉर दिस टेस्ट टू बी वैलिड। अच्छा देखें कि जो भी विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट होता है ना ये मीडियन को कर रहा था, जो ये हम इन्होंने दिया था ना, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये सिमेट्रिकल अबाउट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब ये कि मीडियन 22 है तो एक वैल्यू है नॉर्मल जैसे कि वो 100 हो या इस तरह, बल्कि इसके करीब सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसके जैसे कि वो टी टेस्ट और जेड बेस्ट में हमेशा अजम्पशन ये होती है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो इस तरह से इसके अंदर हमेशा ये इसकी होती है इसकी
कि ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द पॉपुलेशन मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन is symmetrical about population median. पॉपुलेशन मीडियन, और मतलब ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीडियन, सिंपल ये भी कह सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो मीडियन के अबाउट, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीडियन। बस ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाँ ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का जो है ना ये क्वेश्चन आ गया है, तो अब जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, रैंडम वेरिएबल y इज सम ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, दी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। अब देखिए ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना इसके अंदर, जैसे देखें कि आप दूसरे से मैथ में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन या ए एंड बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जब इस एंड रूल ये उस वक्त लगता है जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो इसमें जैसे उसने कहा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट, या जैसे आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वो कहता है कि ये x है, लेकिन उसने y कैसे बनाया कि 2 दफा x को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और अभी वो कहता है इसका e ऑफ y ये फाइंड करें। तो जो भी अगर आपने इसका e ऑफ y फाइंड मतलब इसका जो मीन कैलकुलेट करना होगा तो इसका फार्मूला ये होता है। अगर आप जाके इसको उसमें देखें फार्मूला शीट के अंदर गिवन है g-1 ऑफ y, यानी कि जो भी इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो ये फंक्शन है इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेके ना उसके अंदर 1 लगाना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपको जाके ना ये भी फार्मूला शीट के अंदर ये फार्मूला मिल जाएगा। जैसे देखेंगे ये फार्मूला शीट है, तो यहाँ पे हमने ये किया, ये जैसे देखेंगे यहाँ पे ये फार्मूला दिया, ये प्रोबेबिलिटी ये फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ये देखेंगे ये फार्मूला दिया हुआ है, ये कि ई ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एक्स हुआ है उसका डेरिवेटिव लेके उसके अंदर 1 डालेंगे तो उसका मीन आ जाएगा। और वेरिएंस का फार्मूला ये दिया, डबल डेरिवेटिव लेके 1 प्लस ये करके और माइनस इसका स्क्वायर करना है। जैसे वेरिएंस का असल में फार्मूला ये होता है ना ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ये तो बहरहाल अभी तो ये अभी हमें उसने ये दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं डेरिवेटिव आप जैसे देखेंगे ये असल में फार्मूला है। तो अब ये देखेंगे ये हमारे पास जो उसने दिया हुआ है जी ऑफ वाई, मैं इसको पहले ये ले लेता हूँ यहाँ से, जी ऑफ जनरेटिंग फंक्शन टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर 4 माइनस 3t रेज टू द पावर माइन। अच्छा देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, यू ओवर वी फॉर्म भी लगा सकते हैं, इसको मैं ऊपर ले गया तो यू मल्टीप्लाइड बाय फॉर्म, दोनों तरह से हो सकता है। मुझे इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा था। अब देखिए मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेता हूँ g डैश टी ऑफ y इक्वल टू, पहले सपोज मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t और ये वाला फंक्शन साथ एज इट इज 4 माइनस 3t रेज टू पावर माइनस 4, फिर इसका डेरिवेटिव और टी स्क्वायर, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे -4 को नीचे लाएं और ये साथ ऐसे ही है ना, तो इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, -4 है कम करेंगे तो -5 हो गया, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव साथ -3t आ जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3t रेज टू पावर 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 3 द 12 t क्यूब, ये टी स्क्वायर और ये टी डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3t रेज टू पावर 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। तो अब आप इसके अंदर t की जगह पे 1 लगा दें, जी डैश टी की जगह पे 1 लगा देंगे, जब यहाँ पे t की जगह 1 लगाएंगे ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, इधर जब 1 लगाएंगे तो ये 1 की पावर 4 आ गई, प्लस इधर जब 1 लगाएंगे तो ये 1 ये 12 आ गया, इधर भी 1 की पावर 5 आ गई। सो फाइनली हमारे पास बच गया 2 प्लस 12, जो सो डी डेरिवेटिव ऑफ इसका जो है ना वो 1 के ऊपर इसका आ गया है 14। सो ई ऑफ जो इसका मीन है ना ई ऑफ वाई वो आ गया है 14।
जी अच्छा जी, अब आप देखिए उसमें राइट डाउन, आप सिर्फ देखें राइट डाउन लिखा हुआ है, एक नंबर का है एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, उसने कहा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब वो उसने दो सेम इंडिपेंडेंट जो है ना वो उसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है जो एक्स का होगा ना प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग, वो ये होगा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स, वो हो जाएगा, ये देखेंगे इसका था ये यहाँ पे ये टी स्क्वायर, इसका मतलब दो दफा मल्टीप्लाई किया गया है किसको, टी ओवर 4 - 3 टी का स्क्वायर। ये इंडिपेंडेंट उसने कहा था ये इसको दो दफा मल्टीप्लाई करें ना अगर इसको, तो वो ये देखे ना इसका जब स्क्वायर करें या इसको दो दफा मल्टीप्लाई करें, इसको इसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें, तो ये वाई का बन रहा है, तो वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, तो ये इसका बन गया। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 फाइंड करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 कैसे फाइंड करनी है, जैसे देखेंगे ये ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन आ गया है जी ऑफ टी एक्स का आ गया है, ये हमारे पास यहाँ पे टी ओवर 4 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ओवर 4 - टी, 4 - 3 टी का स्क्वायर। अच्छा देखें कि प्रोबेबिलिटी कैसे है, उसने कहा पी जी का एक्स को 4 फाइंड कर। जैसे देखें कि वो हम एक स्पेसिमेन पेपर करके आए थे कि उसके अंदर था कि एक जैसे कि एक बॉक्स है उसके अंदर वाइट बॉल है और रेड बॉल है, 3 वाइट है 3 रेड है। अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है तो हमने इसका ये फाइंड किया था, रेड बॉल फाइंड करने का उसने एक्स कहा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 3 दफा ये करना है तो क्यूबिक बनेगा, दो दो दफा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये देखें कि 3 दफा किया था कि 3 बॉल्स निकाले तो उनका कलर नोट करके इसके अंदर ही वापस रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जगह 3 बॉल्स निकाले थे तो 1/8 टी का क्यूब, यानी कि टी का क्यूब ये बताता है कि जो 3 दफा निकाले थे ना उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। और जब 2 रेड बॉल निकले थे ना उसकी आई थी 2/8 टी स्क्वेयर, यानी कि जब 2 निकलेंगे उसके साथ ही है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब टी है इसका मतलब है एक रेड बॉल निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी शायद 2/8 आई थी, प्लस उसके बाद कोई भी रेड बॉल ना निकले टी की पावर 0 तो वो 1/8 थी टोटल, यानी कि देखिए इसके अंदर टी की जगह 1 लगाए ना तो टोटल जवाब 1 होना चाहिए इसका मतलब। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 4 वो फाइंड करना जो इसकी एक्सपेंशन के अंदर टी की जो पावर 4 होगा ना वो असल में हमने वो टी की प्रोबेबिलिटी इस एक्स इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी वो होगी। तो ये देखें कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इक्वल टू जैसे ये टी है, अब मैं कैसे इसकी सीरीज बनाऊंगा, अब इसको मैं पहले ऊपर ले जाता हूँ -3 t⁻⁻, अब मैं इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करूंगा। अच्छा देखेंगे इस तरह मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं ना इसको एक और जैसे इसका ना इजी मुझे अभी ज़हन में आएगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ जैसे ये है ना, तो इसको इसमें कर देते हैं कि इसमें से ना नीचे से 4 कॉमन ले लेते हैं, टी ओवर जब 4 कॉमन लेंगे ना बाहर आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 1 - 3/4 टी की पावर 2, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा GTX, वैसे भी खुल सकता है लेकिन इससे ज़रा कैलकुलेशन आसानी, 1/16 टी इंटू 1 - 3/4 टी का स्क्वायर पावर -2। अब ये देखें जब पहले स्टार्ट 1 पे आ रहा है ना तो 1 से इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, उससे ज़रा आसानी से ये हो जाएगा, वरना हो तो वैसे भी जाएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16 टी, जब इसके ऊपर लगाएंगे हो जाएगा 1 प्लस एन, मुझे वैसे असल में पावर 4 वाला चाहिए था लेकिन मैं चले इसको ऐसे अगर फार्मूले से खोल तो डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एन इंटू ये आ गया साथ ये जो एक्स आ गया प्लस एन इंटू n-1/2 और साथ आ जाएगा -3/4 टी का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 3 -3/4 टी का क्यूब प्लस। अब देखें मैंने इसको इधर इसलिए रोक दिया कि एक टी बाहर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी जब मल्टीप्लाई होगा ना असल में मुझे ये वाली टर्म चाहिए थी, मैं डायरेक्ट भी जनरल टर्म फार्मूला लगा के टी क्यूब जिसमें आता है ना वो ऊपर, लेकिन मैंने इसको तो इस तरह से ना ये इससे मल्टीप्लाई T4 आ जाएगा, इसको अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/16 टी, बाकियों को तो वैसे करने की जरूरत नहीं लेकिन करना है तो प्लस ये जगह हमारे पास 3/2 टी आ जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाए, यहाँ से आ जाएगा माइनस ये जगह प्लस
ये वाला 2 जो है इस 2 से कट गया, इससे 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 9/16 t का स्क्वायर, और इसको जब करेंगे 3 to the 6 ये कट जाएगा इसके साथ, -4 और ये माइनस, और यहाँ से माइनस आएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 27/16, क्योंकि ये 64 आएगा ना, ये वाला 4 उसके साथ एक कैंसिल हो गया ना, ओवर 16 t³ आ जाए, प्लस अप टू और भी आ जाते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि जब ये अंदर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे, ये भी हो सकेगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इससे कोफिशिएंट ऑफ t4 असल में हमें चाहिए, वो ये सिर्फ हमारे पास जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ t4, वी नीड ओनली कोफिशिएंट ऑफ t4, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आ जाए। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27/16 को 256 t4 आ गई, तो ये इसका जो है ना, जैसे ये सारी बाकियों की हमें जरूरत नहीं ना, असल में t4 का ये आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ तो ये असल में आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, हमें सिर्फ ये चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 ये आ जाएगी हमारे पास 27/256, और अगर डेसिमल में निकालनी हो तो 0.105। तो ये इसका आंसर है, इसका सी पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है इसका का स्क्वायर टेस्ट का। अभी आ गया कंटीजेंसी टेबल का। टू, जैसे कि कंपनी है ना P एंड Q, उनके दरमियान देखना इंडिपेंडेंस, ये देखें लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ कंपनीज ब्रशेज। उसने कहा टू कंपनीज P एंड Q प्रोड्यूस ए सर्टेन टाइप ऑफ पेंट ब्रश, an independent examiner rates the quality of the brushes produced as poor, satisfactory or good. ये लिखा poor, satisfactory or good. He takes a random sample of brushes from each company. The examiner's rating are summarized in the table. ये उसने दिया हुआ है कि जैसे कंपनी P के 18 poor, 43 जो है वो satisfactory, 64 good. जो कंपनी Q है उसके 22 जो है वो उसने पुअर, 22 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री, 31 जो है वो गुड हैं। जो अब आप देखें वो कहता है कि टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर क्वालिटी ऑफ ब्रशेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, यानी कि वो कहता है कि इसके ऊपर नहीं डिपेंड करते कंपनी के ऊपर, ये बस अच्छे बन गए तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का कोई मसला नहीं। तो वो ये ना, ये हम इसको हम करना चाहते हैं। अब जैसे ये है इसके अंदर भी जो है वो हमने वो पहले नल हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करने होते हैं, वो क्या है। अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है उसका का स्क्वायर टेस्ट का कंटीजेंसी टेबल, यानी इंडिपेंडेंस चेक करने का स्क्वायर टेस्ट दो तरह का हमारे सिलेबस में है ना। एक तो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना कि वो इस डेटा के लिए सूटेबल है कि नहीं है। 4 टाइप्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, और सम टाइम जो है ना वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ भी दे देते हैं इसको चेक करना। तो बहरहाल अभी हमने इसको ये करना है। तो हर जो भी हमने टेस्ट करना होता है उसका नल एंड इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस जो होते हैं वो हमने बताने होते हैं। तो पहले नंबर यहाँ पे आप करेंगे स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेट हाइपोथेसिस। अच्छा, इसका हाइपोथेसिस ये है कि देखेंगे हमने ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है। उसकी हमेशा यही होती है कि हमने यही करना है कि दी क्वालिटी ऑफ ब्रशेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। इसमें पहला हमेशा यही होता है इंडिपेंडेंट, जो भी दो क्वांटिटीज के दरमियान आप देख रहे हैं, जो भी दो चीजों के दरमियान, तो वो पहला इंडिपेंडेंट ही होता है। तो उसने जो हमसे पूछा हुआ है वो है क्वालिटी ऑफ ब्रशेस। हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ ब्रशेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी पे नहीं डिपेंड करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी ईच वन। तो वो इसका जगह कि क्वालिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, या डिपेंडेंट ऑन कंपनी, या नॉट इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ ब्रशेस इज नॉट इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो होना तो वैसे यही होता, तो वैसे यही है कि अच्छी कंपनी होगी तो अच्छे ब्रशेज होंगे। क्वालिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। अच्छा, देखेंगे अब हमने ना जो इसके अंदर जो है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, हमने इसकी एक्सपेक्ट वैल्यू कैसे निकालनी। तो इसके लिए जो है ना इस टेबल को जरा दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, स्पेस दिया, ठीक है।
तो देखें कि इसको मैं ना इस तरह बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये आ जाए, इसको जो है हम दोबारा टेबल को बनाना पड़ेगा। इधर ये इस तरह बनता है। कंपनी पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, टोटल। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई कंपनी पी, यहाँ पे आ गई कंपनी क्यू। इधर से भी इनका जो है ना वो टोटल। अच्छा जी, देखें यहाँ पे उसने दिया ना, इसका जो है ये है 18 और ये है 43 सेटिस्फैक्ट्री और 64। और क्यू के लिए उसने दिया यहाँ पे ये 22, ये भी 22, ये 13 है। जब आपने ना जो इनका टोटल कर लेना है, रो टोटल भी और कॉलम टोटल भी। जैसे अगर रो टोटल करते हैं तो 18 प्लस 45, 18 प्लस 43 प्लस 64, ये बन गया 125। जैसे इस पूरी रो का आपने किया तो 125 बन। इधर से इसका ये 44 प्लस 31, ये आ गया 75। ये रो वाइज किया, अब कॉलम वाइज भी करेंगे। 18 प्लस 22 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। ये करेंगे 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 2 ये आ गया 65। तो ये 6 और 3 हो जाएगा 95। अच्छा, इन सारों को प्लस करें, या 125 प्लस 75 हो जाता है 200। इधर से प्लस करें, जैसे कि ये चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। 40 प्लस 65 प्लस 95, ये भी 200 आता है। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास ग्रैंड टोटल। अच्छा देखें कि आप दोबारा से ये टेबल बनाना पड़ेगा। आप ये सुना सर, थोड़ा लेंथ वाइज और 6 है ना ये। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने जो है ना वो इसका टोटल ये आ जाएगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओ माइनस सी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अच्छा जी, ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी है ना वो तो ये है 18 43 64। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 18 43, कितनी 18 43 64 22, फिर 22, फिर 31, फिर 31। अच्छा देखिए, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय
ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू इस 18 की निकालनी होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 18 का हो जाएगा, इसका रो टोटल देखें, इसका जो रो टोटल है यहाँ पे 125 है, इसका जो कॉलम टोटल है वो है 40, टोटल ग्रैंड टोटल इसका कितना है 200। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाए। इस तरह से ये 43 है अगला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 43, इसका रो टोटल 125, इसका कॉलम टोटल 65, ग्रैंड टोटल 200, जैसे इसकी तो आ गई ना 25, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने निकाली है 40.625, ये आ जाएगी 40.625। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसके बाद 64 की निकालेंगे, जब ये 64 की निकालेंगे तो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 200, तो इसका आ जाएगा 59.375, तो वो इसके सामने 64 के सामने लगा दें 59.375। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है ये 22, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 22, ये वाला जो 22 है इसका रो टोटल है 75 मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉलम टोटल है 40 डिवाइडेड बाय 200। जब इसको डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो ये इसका आ गया 15। इस तरह से नेक्स्ट वाला भी 22 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ उस वाले 22 वो जो है वो है 75 मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय 200, तो इसकी जो है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 23.375, वो हम यहाँ पे लगा देंगे दूसरे वाले 24.375। वो जो लास्ट वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जैसे ये 31 वाला है, इसका रो टोटल 75 कॉलम टोटल 95 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ रहा है हमारे पास 35.625, वो इधर लगा देंगे 35.625। तो इस तरह से ये अब हम जो है वो, चलिए अब ये देखें ओ माइनस ये करना है हमने, इसके अंदर से ये -25 और उसका स्क्वायर करके ई पे डिवाइड करें तो इसका आ रहा है 1.96, जैसे 40.625 यहाँ पे, क्योंकि जिसको मर्जी आगे पीछे स्क्वायर है ना इसलिए कुछ नहीं करता, 43 पॉइंट ये करके इसका स्क्वायर करके 40 पे इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.1388 और 5। इस तरह से ये 64 माइनस ये 59 पॉइंट ये करने के बाद जब इसको ई पे डिवाइड कर देते हैं इसका, तो इसका आंसर आ रहा है 0.36026। इस तरह ये 22 माइनस 15 49, उसका 7 आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय 15 इसको जब करेंगे तो इसका आ रहा है हमारे पास 3.2666 और 7। उसके बाद ये 22 माइनस 24 ये करेंगे जब इसमें से, तो ये आ रहा है 0.23141, फिर 35 पॉइंट ये 31 माइनस करके 31 पे डिवाइड करने के आ जाएगा 0.60044। इन सारों का जब आप टोटल करेंगे, सारों को प्लस करें, इन सारों को प्लस करें तो ये आ रहा है 6.56। ये वो चीज काई स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया, तो ये वो काई स्क्वायर आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है 6 पॉइंट। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, अब ये देखें कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इसकी हम जो है ना वो टेबुलर वैल्यू जाके देखेंगे काई स्क्वायर की कितने परसेंट लेवल पे उसने क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है 5% लेवल, तो ये 5% लेवल पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अब ये देखेंगे इसका ना वो दूसरे वाला जो हमने किया था ना गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से डिफरेंट है। कंटीजेंसी टेबल इसको कहते हैं। कंटीजेंसी टेबल का ये होता है कि जैसे देखें कि इसके अंदर ना अगर इन टू वैल्यूज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली रहा है ना, बाकियों को निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जैसे देखें कि इसकी आ गई ना, उसको 40 में से माइनस करें तो ये अब इसकी आ जाएगी,
अगर आपने 43 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया है तो जो उसका आंसर आया उसको 65 में से माइनस करें तो ये आ जाएगी। अगर आपने इन दोनों की निकाल दी, इन दोनों को प्लस करके 125 में से माइनस करेंगे तो इसकी आ जाएगी। इसलिए बाकियों की निकालने की जरूरत नहीं होती, बस ये इसका जो जितने से वो उसकी एक्सपेक्टेड निकाल, बाकियों के सारों की निकल है ना, जितने को निकाल, जैसे इसकी ये वाली सिर्फ 2 फाइंड कर ली जाए, ये वाली, तो बाकी सारी निकल आती है इनमें से माइनस करके, टोटल में से। तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो 2 होगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगा। अब हम जाके वहां पे इसको टेबल में से जो 5% लेवल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे जाके देखेंगे कि वो क्या है। ये आ गया इसका टेबल का, इसके टेस्ट के ऊपर आ जाए। ये तो टी जेड का हो गया, ये हो गया हमारे पास टी टेस्ट का, ये का स्क्वायर का। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी 2 है, और वो है हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई, और वो जो है 0 पॉइंट ये 95, कितने परसेंट लेवल पे था ये, 10% लेवल पे, 5% सॉरी, 5% लेवल के ऊपर जाके देखना है। तो 5% लेवल का मतलब हो गया जैसे कि ये 5% इसका क्रेज, ये वाली वैल्यू, ये बाकी वाला एरिया जो है ना, ये 0 पॉइंट इसकी उसने वैल्यू दी है, ये 0.1 में से माइनस करें, बाकी ये 5% लेवल पे कहना 5% तो ये हो गया, और बाकी जो है ना वो 95% ये हो गया, यानी 95 और 100 0.995, तो वो 0.95 ये आ गया। 2 में जाके देखें तो ये बन रही है इसकी वैल्यू 5.991। इसका कंटीजेंसी इसमें से टेबल में से इस तरह से देखते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। टेबल तो वही है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने का तरीका इसका डिफरेंट है यहाँ। तो ये आ रही है इसका 5.991, ये आ गया। अब ये देखें कि अब अगर आप इस, अच्छा ये देखिए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से कम होना, वैसे तो इसकी शक्ल शेप जो है ना वो इसकी ऐसी बन रही है, लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो 2 से जैसे कम होना तो ये जे शेप्ड होती है ऐसे। अच्छा, अब वो जो है ना इसका जो हमने वो निकाला है उसके जवाब ये आ रहा है सिर्फ 5.991 ये। बाकी जो है ना ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो 6.56, वो इससे बाहर आ गई इसे। सो सिंस जो हमने फाइंड किया 6.56 वो ग्रेटर देन 5.991 आ गया, सो रिजेक्ट, एच नोट इसमें रिजेक्ट हो जाएगा। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी अच्छी होगी तो कंपनी वो भी अच्छा होगा। तो देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, there is sufficient evidence to suggest that the quality of brushes, the quality of British is not independent, yeah, is dependent on, yeah, is not independent, yeah, dependent on company। ये इस तरह से कंडीशन। आगे देखें, अच्छा एक और भी उसने पार्ट इसका पूछा हुआ है, वो कहता है कि कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ब्रशेस प्रोड्यूस्ड बाय द टू कंपनीज। अच्छा देखेंगे वो ये है, वो उसको आपने इस तरह देखना है कि इस टेबल से देखें जरा, वो जो कंपनी पी है ना उसके अंदर पुअर ब्रशेस जो है ना वो 18 है, ये ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेक्टेड था 25, लेकिन उन्होंने उससे कम प्रोड्यूस पुअर ब्रश उससे कम किए हैं। एक्सपेक्टेड तो 25 थी, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी पी की। तो कंपनी पी जो है ना वो हम ये कहेंगे पी प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी ब्रशेस देन क्यू, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेड तो 25 थे इस मॉडल के मुताबिक, लेकिन वो उसने कम किए हैं उससे। और जो जो था ये क्यू वाले उसके थे ये ऑब्जर्वेशन 20 थी और एक्सपेक्टेड था उनसे 15, एक्सपेक्टेड था 15 लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा कर दी 22। इसका मतलब है उनकी जो है ना वो उसकी वर्स है क्वालिटी। तो हम कहेंगे ए पी ब्रशेस बेटर क्वालिटी ब्रशेस देन क्यू। कंपनी पी जो है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी पी प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी
बेटर क्वालिटी ब्रशेस, देन क्यों, कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, जो कंपनी पी थी ना उसके पुअर का जो थे ना ऑब्जर्वेशन जैसे उन्होंने किया तो वो 18 निकले, लेकिन एक्सपेक्टेड थे 25 करेंगे, लेकिन उन्होंने उससे कम किया, इसका मतलब उनके। और जब जो कंपनी क्यू है उनका उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके अंदर 22 पुअर है क्वालिटी के, तो लेकिन उनसे एक्सपेक्टेड था 15, लेकिन उन्होंने ज्यादा की हैं। इस तरह से आप ये क्या है, ये तो कंपनी पी प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी ब्रशेस देन क्यू, या ये आप ये भी कह सकते हैं कि क्यू प्रोड्यूसेस वर्स क्वालिटी ब्रशेस। कंपनी क्यू प्रोड्यूसेस worse quality brushes। Then ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास इस चीज का है। जब देखेंगे ये इसका क्वेश्चन नंबर इसका 6। ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर ये है कि उसने लिखा हुआ है कि जेड इज ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एट ए स्पोर्ट्स कॉलेज। शी क्लेम्स दैट एज ए रिजल्ट ऑफ एन intensive training course, the mean time taken by students to swim 50 meters has reduced by more than one जो है ना वो सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड जो है इससे करने का 1 सेकंड का जो है ना वो उसमें जो है टाइम कम हो गया है उसके अंदर। शी chooses a random sample of 10 students. The time taken in seconds before and after training course are recorded in this table। ये दिया हुआ है। अब देखें ये 10 स्टूडेंट्स हैं, ये सैंपल पेयर का है टी टेस्ट का ये क्वेश्चन है। इसको देखें करने के लिए वो कहते हैं टेस्ट एट 10% वेदर द जेड्स क्लेम इज सेटिस्फाइड। अब ये जो क्योंकि टेस्ट का है तो इसलिए सबसे पहले हमें इसके अंदर जो है वो इसके वो करना पड़ेगा स्टेट हाइपोथेसिस। अच्छा, ये जो है ना इसके अंदर इसके 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 इसका ये है स्टेट हाइपोथेसिस। तो ये है कि एच नॉट, वो कह रहा है कि बिफोर जैसे ना उससे उसका जो टाइम है ना वो 1 सेकंड जो है वो उससे बेहतर, जैसे कि जो पहले वो टाइम ज्यादा लेते थे इस ट्रेनिंग के बाद आफ्टर उनका ना 1 सेकंड की कमी होगी, जब पहले तो ये होगी। और इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो गया कि मीन जो बिफोर था और उसका जो है ना वो मोर देन 1 सेकंड का, वो कहते हैं कि इसका नाम है ना इक्वल टू मोर देन 1 सेकंड की जो है ना वो उसके अंदर वो कमी हो गई है कि वो हम कम टाइम देते हैं स्विम करने में इंटेंसिव। ये हमने उसने वो उसका चेक करना चाहते हैं। तो नंबर 1 पहला तो इसका स्टेप ये हो गया स्टेट हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप ये होता है इसके अंदर स्टेट द लेवल ऑफ टेस्ट। स्टेट द लेवल ऑफ टेस्ट, तो हम कहेंगे इट इज वन टेल्ड अपर टेल ग्रेटर देन, इट इज वन टेल्ड ये अपर टेल एट ये दिया 10% है। तीसरी चीज असल जो मेन है ना इसकी होता है स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वो 1 और दोनों का डिफरेंस तो वो जो 1 है, और ये हमें क्योंकि इनका वो नहीं दिया हुआ तो वो हमें निकालना पड़ेगा अनबायस्ड एस्टिमेट। अच्छा देखिए वो करते हैं इसको इस तरह से है कि जब सैंपल पेयर का हो ना ये वाला दो इसके अंदर इनके डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। पहले डिफरेंसेस फाइंड करते हैं, डी कह देते हैं उसको। जैसे देखिए कि ये है 54.2, उसमें से 50 माइनस तो 4.1 आ गया पहला, 4.1 आ गया। उसके बाद जो सेकंड वाला है 47 पॉइंट, इसमें से 56.3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1.1।
इस तरह से बाकी वाले सारे माइनस करें तो बस उसके बाद आ जाएगा -0.4 और फिर माइनस करेंगे 0.2, उससे आगे वाला नंबर फिर माइनस करें तो 3.9 और फिर माइनस करें 2.6, उससे अगले वाला को पेयर को माइनस करें तो -0.6 और फिर उसके बाद है 3.5, फिर है 0.1 और एंड पे दोनों इक्वल है ना तो 0 ये आ गया। जैसे देखें ना ये 51.4 एंड 51 पॉइंट माइनस किया तो 0 आ गया। टोटल ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई। अच्छा अब आप देखें इनका मीन, सारों का मीन कैलकुलेट कर लें तो मीन जो है ना वो इनका जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 14.5। फिर इन सारों का सम ये कैलकुलेटर से क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये करके इस तरह से करके ये आ जाएगा, इसका आ रहा है 52.81। अच्छा अब आप देखें कि अब हमें सैंपल का मीन जो है ना वो पहले निकालना पड़ेगा। सैंपल का मीन एस स्क्वायर, क्योंकि वो पॉपुलेशन का नहीं ना दिया हुआ, तो हमें ये वाला निकालने के लिए अनबायस्ड उसके लिए उसका फार्मूला जैसे हमने पहले देखा था कि एन ओवर एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर। सैंपल का स्क्वायर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस डी बार का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लें और जो इसका अनबायस्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एन ओवर एन माइनस वन इंटू एस स्क्वेयर, तो वो आ जाएगा ये सिग्मा डी स्क्वेयर ओवर एन माइनस ये मीन का स्क्वेयर। ये फार्मूला लग गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वेयर वैल्यूज लगा देते हैं। एन वैल्यूज है टोटल 10 ओवर 9, इसका जो स्क्वेयर निकाला है वो है 52.81 डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज हैं ये कितनी है 10 है, माइनस मीन वो भी हमने यहाँ पे निकाला है ये डी बार, तो वो हमने निकाला है ये डी बार 15 पॉइंट, वो हमने डी बार निकाला है ना, ये डी टोटल सिग्मा डी निकाला है, सॉरी ये भी डी बार नहीं निकाला है, ये सिग्मा डी है। तो ये जो है ना हमने निकाला है 14.5 सिग्मा डी। तो मीन जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5 डिवाइडेड बाय 10 उसका ये स्क्वायर का। अब इस सारे को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेटर से तो ये इसका आ रहा है का स्क्वायर इक्वल टू, ये सारा इसको करने के बाद ना 3.532, इट इम्प्लाइज दैट ये आ रहा है हमारे पास, इसका अंडर रूट ले लें तो 1.879 आ रहा है। तो बस ये हमारे पास इस तरह से बन गई है। सो एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3.532 डिवाइडेड बाय 10। तो उसके बाद ये तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये थर्ड स्टेप था ना ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे फोर्थ इसके अंदर है स्टेट द रिजेक्शन एरिया, स्टेट द रिजेक्शन एरिया। अच्छा वो ऐसे कैलकुलेट कर दें, अगर हम टी कैलकुलेट करें तो वो क्योंकि ये आ जाए ना ग्रेटर देन, तो टी ग्रेटर देन आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि टोटल वैल्यूज है 10, तो टी के टेबल में जाके 9 में देखेंगे एक काम 10% लेवल पर, तो टी के टेबल में जाएं यहाँ से, ये का इसका टेस्ट का ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया। तो 10% लेवल 90 और वैल्यूज हैं टोटल 10 दी, 9 में जाके देखेंगे तो 9 में जाके देखें ये 9 है, ये 10% लेवल 0.1383। तो अगर हमारे हम टी कैलकुलेट करें तो 1.383 से ज्यादा आ जाए तो फिर हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। 1.383 इफ टी इज आ गया ग्रेटर देन दिस से वी विल रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ एच वन। अब फिफ्थ जो इसका स्टेप है वो कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा इसका टेस्ट स्टैटिक जैसे जो जगह टी इज इक्वल टू
एक्स बार माइनस मीन जो कि 1 है ओवर अंडर रूट ओवर ये आ जाएगा एन अंडर रूट एन यानी सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। बस इसके अंदर जो है सारी वो वैल्यूज लगा लें और टी कैलकुलेट कर लें तो फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ अच्छा ये देखिए टी इज इक्वल टू इसका मीन जो है ना वो हमारे पास आ गया 1.45 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। ये देखिए ये मीन इसका 14.5 को 10 पे डिवाइड करें 1.5 आ गया और सिग्मा जो है 1.879 डिवाइडेड बाय अंडर रूट है। सो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें से 0.45 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला जाए 10 इधर चला गया डिवाइडेड बाय 1.879। तो इधर से ये टी कैलकुलेट करें तो ये टी हमारे पास आ जाता है 0.757 आ गया। तो अब कंक्लूजन ड्रॉ करना है यहाँ पे 6 स्टेप इसका। कंक्लूजन ये आ जाएगा इसका। अब हमने जो कैल देखेंगे वो इस तरह से है ना कि हमने जो वहाँ से टेबल से देखा ना टी इसका रिजेक्शन एरिया वो ये है कि ये जो है ना वो हमने भी देखा ऊपर से 1.383 टेबल से। तो जो हमने कैलकुलेट किया ना वो इससे काफ़ी कम आ गया इस वाले एरिया में आ गया या सो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया 0.757 वो लेस देन 1.383 आ गया। सो एक्सेप्ट ईच नोट एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट टू सपोर्ट दी जेड्स क्लेम यानी उसका क्लेम था कि एक से ज्यादा सेकंड जो है वो फर्क पड़ा लेकिन नहीं फर्क पड़ा उस इंटेंसिव एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट। इनसफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट टू सपोर्ट जेड्स क्लेम। उसका क्लेम था कि ज्यादा हो गया नहीं हुआ। assumption necessary वो इसके अंदर वही होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंसेस इज नॉर्मल और वो जो विल्कॉक्सन टेस्ट है उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट मीडियन होनी चाहिए। तो इनके टेस्ट टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर बस इसकी यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंसेस इज नॉर्मल। ये अजम्पशन हमने इसके अंदर करनी बस ये कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 इसका नाम ये है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। अब ये इसको करते हैं। हाँ जी अब देखें ये लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। उसने ये में दिया हुआ है पहले वो कहता है वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करें। देखें कि वो मैं पहले आपको फार्मूला मीन का फार्मूला जैसे क्या होता है ई ऑफ एक्स इसका साइन ऑफ इंटीग्रल जितना ऑल ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी कि ये जो चीज इधर होती है ना उसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला ये होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वेयर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वेयर कैसे फाइंड करते हैं? ई ऑफ एक्स स्क्वेयर इस तरह फाइंड करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्स। अब जैसे ई एन एक्स के साथ इधर एक्स स्क्वेयर है तो अब एक्स स्क्वेयर के साथ एफ ऑफ एक्स को जो भी इधर होगा ना ई के साथ यहाँ पे तो वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब वो देखिए कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ ये इसका फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ अंडर रूट एक्स। इसका मतलब हो जाएगा ई ऑफ इसका स्क्वेयर। तो जब अंडर रूट का स्क्वेयर हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा माइनस ये देखिए जैसे ई ऑफ एक्स तो ई ऑफ ये अंडर रूट एक्स है इसका स्क्वेयर ये ऐसे ही इसका फार्मूला ये लगेगा इसके ऊपर। तो वो ये दोनों चीजें कैलकुलेट हमने करके तो यहाँ पे इसको लगाना है। तो अब ये देखिए ये हमने ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से हम ये देखेंगे पहले मैं ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ। ई एक्स का ये फार्मूला है ऑल एक्स ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। जब ये करेंगे एक्स तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब ये 1/4 है ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है 1/4 साइन ऑफ इसको बाहर निकाल लें 0 to 2 इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस x4 इंटू डी एक्स।
तो ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 4/3 एक्स क्यूब माइनस 1 इसके अंदर इसकी पावर के अंदर एक ऐड करें 1/5 x5 लिमिट 0 to 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। तो ये आ जाएगा 4, इससे हो जाएगा 16/3 और यहाँ से हो जाएगा 32/5। तो यहाँ पे आना ये 3 आना हो जाएगा 8/4, हो जाएगा 1/4 32। ये मुझे इसलिए पता चल गया कि वो नेगेटिव आ रहा था वरना माइनस हो जाएगा 32/5। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/15 हमारे पास में। तो उसके बाद ई ऑफ अंडर रूट एक्स निकालना है। ई ऑफ अंडर रूट एक्स इस तरह निकलेगा, हाँ ई ऑफ अंडर रूट एक्स। तो ई ऑफ अंडर रूट एक्स निकालने के लिए हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 2। देखिए ये अंडर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ तो ये है ना एक्स, तो ये एक्स पहले ना तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 3/2/4 इंटू ये ना जब इससे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। तो इस तरह से इसमें से 1/4 को बाहर निकालें, ये हो जाएगा 0 to 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास हो जाएगा 4x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x रेज़ टू द पावर 2 to the 4 + 3, ये हो जाएगा 7/2 इंटू डी एक्स। अब इसको करना है इंटीग्रेट। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास तो है बाहर 1/4। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये तो हो जाएगा 4x रेज़ टू द पावर, इसमें जब 1 ऐड करेंगे 5/2, जब उसको डिवाइड कर देंगे इधर तो ये 2/5 हो जाएगा इम्प्लाइड। तो ये माइनस एक्स रेज़ टू पावर जब इसके अंदर ऐड करेंगे 9, 1 ऐड करेंगे ना तो 2 और ये 7 9, तो यहाँ से हो जाएगा ये उल्टा 2/9। लिमिट आ गई 0 to 2। तो ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 8/5। अपर लिमिट लगा देंगे 2 रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा 5/2 माइनस ये 2/9 और 2 रेज़ टू द पावर 9/2। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने सारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ये हमारे पास आ गया 8 जी। इसको ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1.00567। सो वेरियंस ऑफ एक्स जो है ना, वेरियंस ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे लिखा था ई ऑफ एक्स जो क्या है 16/15, 16/15 माइनस ये हमारे पास आ गया ना ई ऑफ अंडर रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1.00567 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करना ना ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूले में ये लिखा है ना ई स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास तो आ गया ई ऑफ एक्स, ये वो आ गया ई अंडर रूट एक्स आ गया, ई अंडर रूट एक्स ही आ गया। इसका स्क्वायर करके इसमें से ये इसको माइनस कर देंगे कैलकुलेटर से, तो ये अंडर रूट एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0.0053। ये इसका आंसर आ गया। और देखिए इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये y इज डिफाइंड सच है कि x स्क्वायर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x ये होगा ना f ऑफ x, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x आ गया। इसका कैपिटल F अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन करके तो हो जाएगा कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x आ गया। इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर दें दूसरे किसी फंक्शन के अंदर, ये उसका कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उससे उसका डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इसका ये y का आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेने से, इसकी इंटीग्रेशन करने से जाते हैं। तो ये अब करने हैं इसके अंदर, तो x का तो उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x दिया, उससे हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि पहले मैं इसका कैपिटल एफ फाइंड करता हूँ। कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये कैसे फाइंड होगा, ये देखें ये इसका फाइंड होगा। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो ये इस तरह से आएगा। अच्छा जी, पहले ये 0 to 2 है। तो पहला जो है इसका है 0 to 2, तो वो इसको मैं इस तरह करूंगा ना कि ये साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to t वो है x ओवर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर 4 को नीचे लाए, 0 to t ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स होगा। तो ये जैसे 1 ओवर 4 है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर इसका हो जाएगा इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 1 ओवर 4 आ गया ना। जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स 1 ओवर 4 एक्स 4 लिमिट 0 to t। तो जैसे कि हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 4 2t स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 t 4 माइनस और तो 0 ही हो जाना ना। तो जैसे कि हमारे पास हो गया है 1 ओवर 4 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 t4, और ये जो x है वो है लेस और इक्वल टू 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसका आखिरी नंबर है 2, इसमें लगा के ना 2 चेक करें कि ये x होना चाहिए कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं। जैसे मैंने 2 इसमें लगाता हूँ तो 4 to the 8, इसमें लगाता हूँ तो 16 ओवर 4 4 8 माइनस 4 4 इससे कट के 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ठीक है, आपने सही इसको इंटीग्रेट। उसके बाद 1 अदरवाइज ये अब इसको ना यहाँ से आप ये हमने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ का कैलकुलेट कर लिया, इसको अब आप ले जाएं वो जो उसने डिफाइन किया ना उसके मुताबिक इसको जी ऑफ वाई मिले। वो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये उसने दी, उसके डिफाइंड ऐसे किया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब उसने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये देखिए इसके अंदर ये अच्छा होगा जो 1 ओवर 4 इंटू 2 उसने डिफाइंड ऐसे किया ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह तो y लग गया, ये y माइनस 1 ओवर 4 इसके दोनों साइडों का स्क्वायर करें तो y x का स्क्वायर इक्वल टू ये y स्क्वायर आ जाता है, और y की जो आ जाती है ये लेस और इक्वल टू, और x की वैल्यू 2 हो तो इधर लगाए तो y की वैल्यू 4 आ जाती है, 0 पे 0 ही आ जाता है, और ये उसके बाद 1 अदरवाइज ये आ गया। लेकिन अभी वो कह रहा है कि मैं डेंसिटी, ये तो कैपिटल इसका आ गया ना, ये जैसे कि ये आ गया इसका वो ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन y आ गया, हमें वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ। ये देखें यहाँ पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, वो स्मॉल g, अब इसका डेरिवेटिव लेने से आएगा g ऑफ y इक्वल टू वो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो 1 ओवर 4 तो बाहर ये इसका आ जाएगा 2 माइनस इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 को नीचे लेके आए तो ये जाएगा 1 ओवर 2y y लेस और इक्वल टू 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 अदरवाइज। तो ये इसका जो उसने कहा था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो ये है। अच्छा जी, तो ये देखें इसका कॉम्युलेटिव ये था फंक्शन इसका, जैसे 4 इधर लगाएं 8 हो जाता है, इधर 4 लगाएं और वही 1 आता है, सही है इसका। अब आप ये देखें कि वो कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ y। तो मीडियन ऑफ y का मतलब है कि g ऑफ m शुड बी 1/2। अब मैं इसका जो प्रोबेबिलिटी कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो g का ना वो ये है, इसमें मैं ये लगा के देखता हूँ इसमें 1 आ रहा है, तो मतलब मीडियन भी इसी में ही है और अपर क्वार्टाइल भी इसी में है 75 है, क्योंकि टोटली ये सारा 1 आ रहा है। तो इसी के अंदर ही मैं m लगा के ना इसको 1 ओवर 2 का, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 2m माइनस 1 ओवर 4 m स्क्वेयर इक्वल टू 1/, बस इसको आप सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकालें यहाँ से। 4 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m माइनस 1 ओवर 4m स्क्वेयर इक्वल टू 2, या अगर 4 से सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हो जाएगा 8m
माइनस एम स्क्वेयर इक्वल टू 8, या ये ऐसा हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 8m प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के मोड लगा के तो इसको वैल्यूज कैलकुलेट कर लें एम की, तो इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके 2 आंसर्स आ जाएंगे। ये तो आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 और एक इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसका जो मीडियन होगा ना वो होगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, बिकॉज कि ये तो वैल्यू उसके बाहर जा रही है। ये तो 4 है, ये डाल के 2, तो ये 6 पॉइंट समथिंग इसका तो जवाब आ जाएगा। तो जबकि y की जो वैल्यू है वो बस 4 तक इसमें, इससे कम ही रहना है उसने। तो इसका मतलब है जो मीडियन है ना इसका ये हो जाएगा 4। एग्जैक्ट उसने कहा होता है ना, डेसिमल में नहीं आंसर है, तो ये इसका एग्जैक्ट इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये पेपर कंप्लीट हुआ हमारे पास। तो आज का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया।